पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये सेकंड अंकल की जो बेटी थी उसने डोंगफेंग को यहाँ पर स्वॉर्ड इंटेंट के बारे में सिखाना शुरू कर दिया था कि आखिर स्वॉर्ड इंटेंट बनाया कैसे जाता है। जब उसको बना लिया जाता है तो आखिर वो होता कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस चीज से डोंगफेंग भी बड़ा खुश होता है। तो वो यहाँ पर वही स्वॉर्ड इंटेंट सीखने की कोशिश में लगा हुआ था ताकि वो भी अपना स्वॉर्ड इंटेंट क्रिएट कर सके। लेकिन उसको क्रिएट करना इतना ईजी नहीं होने वाला था। बीच में कुछ चीजें उसको अच्छे से समझ में नहीं आती तो वो माउंटेन पे चला जाता है जहाँ पर पहले के कुछ मास्टर वगैरह ने कुछ टिप्स वगैरह लिख के रखे हुए हैं कि किस तरह से अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो इन टिप्स को पढ़कर अपना स्वॉर्ड इंटेंट ठीक किया जा सकता है। लेकिन वहां आते साथ ही कुछ दूसरे डिसाइपल जो थे वो डोंगफेंग को परेशान करना शुरू कर देते हैं और वो उसको मारने की कोशिश में लगे हुए थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो डिसाइपल जितने भी लोग थे वो सभी एक साथ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डोंगफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। वो कहने लग जाते हैं कि सामने से मैं अटैक करता हूँ, पीछे से तू अटैक कर। जब एक तरफ से मिलकर सभी लोग अटैक करेंगे ना तो डोंगफेंग के बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अब तो ये यहाँ पर मारा ही जाएगा। देखते हैं जरा कि ये कैसे बच पाता है। लेकिन डोंगफेंग को इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वो तुरंत यहाँ पर अपने स्वॉर्ड मोमेंटम की जितने भी उसने सीखा था सबको एक साथ मर्ज करता है और एक ही साथ उसने एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से एक ऑरा का बहुत ही भयंकर ब्लास्ट होता है और इससे वो लोग दूर जाकर फेंका चुके थे। ये देखकर सारे लोग हैरान रह जाते कि ये क्या हुआ, इतना खतरनाक स्वॉर्ड मोमेंटम इसने इतनी जल्दी कैसे सीख लिया। लेकिन फिर भी वो जब दोबारा से डोंगफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाते तो डोंगफेंग वहां से खुद को टेलीपोर्ट कर लेता और टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह पहुंच जाता और बार बार खुद को टेलीपोर्ट करते हुए वो उनके ऊपर अटैक कर रहा था। सारे लोग ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे कि डोंगफेंग ने इस टेलीपोर्ट वाली टेक्निक को कैसे सीख लिया। यहाँ तक कि हम न जाने कितने सालों से इस सेट के अंदर मौजूद है लेकिन अभी तक ये टेलीपोर्टेशन टेक्निक नहीं आई हमें। और डोंगफेंग को तो आए हुए यहाँ पर ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी इसने टेलीपोर्टेशन टेक्निक कैसे सीख लिया, आखिर ये किस तरह की टेक्निक है। और सबसे मेन बात ये इसको मिली तो मिली कहाँ से। दूर खड़ा एक दूसरा भी बंदा था, वो भी यहाँ पर डोंगफेंग को देख रहा था, जो कि असल में होता है एक कोर डिसाइपल। और वो कहने लग जाता है कि इस टेक्निक को कहा जाता है वॉइड इमॉर्टल टेक्निक। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि जो अगर वॉइड रेल्म पे होता है ना वही इस टेलीपोर्ट वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। तो आखिर डोंगफेंग ने ये इतनी जल्दी कैसे इसको सीख लिया जबकि ये अभी तुम वॉइड रेल्म के आसपास भी नहीं पहुंचा है। तो वही बाकी के जितने डिसाइपल थे वो एक तरफ से तैयार होते डोंगफेंग का अटैक रोकने के लिए, तो पीछे से डोंगफेंग आता और उनकी धज्जियां उड़ा दिया करता। वो मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। कोई भी यहाँ पर उसके सामने टिके नहीं पा रहा था, जिस वजह से तो जितने भी डिसाइपल मौजूद थे उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। एक को तो डोंगफेंग ऐसा अटैक देकर मारता है कि वो अधमरा हो चुका था। डिसाइपल वगैरह समझ चुके थे कि नहीं, हम यहाँ पर डोंगफेंग का मुकाबला नहीं कर सकते, ये हमें जान से मार डालेगा, हमसे गलती हो गई इससे पंगा लेकर। लेकिन तभी वहां पर वो कोर डिसाइपल आकर पहुंच जाता है। वो डोंगफेंग को देखकर कहने लग गया था कि डोंगफेंग तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने यहाँ पर इन डिसाइपल को इतना ज्यादा इंजर्ड किया। तू तो लोगों की जान लेने वाला था, इसलिए अपने ही फेलो डिसाइपल को डिस्टर्ब करने की जो पनिशमेंट होती है ना, मैं वो तुझे देने के लिए आया हुआ हूँ। तुझे पनिशमेंट खानी होगी, मैं यहाँ पर तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा तुझे। सेकंड अंकल की जो छोटी बेटी थी वो कहने लग जाती है कि कोर डिसाइपल आप गलत समझ रहे हैं, डोंगफेंग ने इन लोगों के ऊपर अटैक नहीं किया बल्कि इन लोगों ने ही पहले डोंगफेंग के ऊपर अटैक किया था, तो ये खुद का बचाव करने जा रहा था। लेकिन वो कोर डिसाइपल तो मानने के लिए तैयार ही नहीं, उल्टा वो खुद यहाँ पर नफरत करता है डोंगफेंग से। जब से वो इस सेट के अंदर आया हुआ है तो उसको यहाँ पर एक बेस्ट मौका लग रहा था डोंगफेंग को जान से मारकर खत्म कर देने का। और बाकी लोगों को वही कह देगा कि इसने डिसाइपल को परेशान करने की कोशिश की, मुझे भी मारने की कोशिश की, तो मैंने बचाव में इसकी जान ले ली। तो यही प्लान बनाकर आया हुआ था वो कोर डिसाइपल। वो कोर डिसाइपल डोंगफेंग से कहने लग जाता है कि डोंगफेंग एक्सेप्ट कर रहा है ना अपने पनिशमेंट को, कि मैं तुझे यहाँ पर पनिशमेंट देने वाला हूँ, तो इसके लिए तू तैयार रहे। लेकिन डोंगफेंग कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम सब के सब यहाँ पर मिले हुए, पहले इन डिसाइपल ने मुझे परेशान करने की कोशिश की, जब मैंने इनको मारकर इनकी औकात दिखा दिया तब तुम यहाँ पर आए हो मुझे परेशान करने के लिए। देखो तुम आ जाओ या तुमसे भी बड़ा कोई पावरफुल यहाँ पर क्यों ना आ जाए, लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बहुत हो गया तुम लोगों का मुझे परेशान करना। अगर मैंने आज कुछ नहीं किया ना तो हमेशा तुम लोग बस मुझे बुली करते रहोगे, कमजोर समझोगे और मेरा खाली फायदा उठाने की कोशिश करोगे। इसलिए एक बार मैंने डट कर जवाब दे दिया ना तो तुम लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। इसलिए तुम्हें जो अटैक करना है, जो करना है मेरे साथ, तुम वो करने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे बुली करना, मेरे फादर के बारे में बुरा भला कहना, मेरे क्लान के बारे में बुरा भला कहना अच्छी बात है? तुम लोग इसको कहकर आगे बढ़ जाओगे और भूल जाओगे इसको? नहीं, मैं नहीं भूलने वाला। मुझे पता है
कि तुम लोगों ने क्या कहा और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एक एक का बदला मैं चुन चुन कर लेने वाला हूँ। मेरे फादर ने, मेरे ग्रैंडपा ने दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान तक के दांव पर लगा दी। वो कभी किसी पावरफुल दुश्मन से नहीं डरे तो आखिर मैं कैसे डरने वाला हूँ। मैं नहीं डरता तुम लोगों से। हिम्मत है तो मेरा एक बाल तक बाका करके दिखा दो। तो ये सुनकर वो जो कोर डिसेबल था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था कि तू बोलता बहुत है, मैं भी तो जरा देखूं कि जितना तू बोलता है उतना तू कर पाता है या नहीं कर पाता। तो इतना कहते साथ ही वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका था और एक खतरनाक अटैक देकर मार देता है डोंगफेंग के ऊपर। लेकिन डोंगफेंग खुद को टेलीपोर्ट करते हुए बचा चुका था। लेकिन वो कोर डिसेबल इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वह एक के बाद एक करते हुए अपनी कई सारी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से वो डोंगफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वो इतना ज्यादा तेज था कि डोंगफेंग जब भी टेलीपोर्ट करके उसके पास अटैक करने के लिए आता तो उससे पहले वो समझ जाता कि कहाँ से ये अटैक करने वाला है, तो वो उसके अटैक को रोक लिया करता। लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर एक अजीब तरह का ऑरा फैलाने लग जाता है। ये ऑरा इस तरह से काम करता है कि अगर इस ऑरा के अंदर डोंगफेंग ने खुद को टेलीपोर्ट करने की कोशिश की तो वो टेलीपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। वो डोंगफेंग की पावर को कम करने लग जाएगा। डोंगफेंग ये देखकर हैरान रह चुका था कि ये क्या हो रहा है, मैं खुद को टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा। और अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो कोर डिसेबल एक से बढ़कर एक अटैक डोंगफेंग के ऊपर करना शुरू कर दे रहा है। लेकिन जब डोंगफेंग टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था तो वो खुद की यहाँ पर स्वॉर्ड निकालता है और अपने स्वॉर्ड मोमेंटम टेक्निक को और ज्यादा पावरफुल तरीके से इंक्रीज करने लग गया था, जिस वजह से एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड मोमेंटम क्रिएट हो जाता है और उसकी मदद से वो तैयार था उसी कोर डिसेबल के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जब ये कोर डिसेबल देखता है तो वो हैरान रह चुका था। वो अपने पास से किसी खास तरह का तालिस्मान बाहर निकाल लेता है और कहने लग जाते हैं कि जब तुम यहाँ पर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहे हो ना तो मैं भी यहाँ पर रुकने नहीं वाला। ये तालिस्मान तुम्हारी जान ले लेगा। तुम्हें नहीं पता कि ये तालिस्मान है क्या चीज। इसमें इतने सारे इमॉर्टल कल्टीवेटर की पावर मौजूद है ना कि उसके सामने तुम टिक ही नहीं सकते। जिसके बाद देखते ही देखते उस जेड तालिस्मान के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन बाहर निकल कर आता है और साथ ही साथ एक बहुत पावरफुल स्वॉर्ड भी आई थी जो सीधा का सीधा जा चुकी थी डोंगफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए। सारे के सारे लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। वो डिसेबल तो समझ चुके थे कि गया डोंगफेंग, अब ये जिंदा नहीं बचेगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये इस अटैक से कैसे बच पाता है। बहुत ज्यादा उछल रहा था ना, इसका खेल खत्म हो गया। हमारा बदला कोर डिसेबल ने ले लिया है, वो उसको नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद देखते ही देखते ड्रैगन स्वॉर्ड और अब यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाम टेक्निक भी तीनों की तीनों जा चुकी थी डोंगफेंग के पास उसकी जान लेने के लिए। डोंगफेंग रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और जैसे तीनों के तीनों अटैक एक साथ जाकर डोंगफेंग को लगते हुए उसकी जान क्या ले पाते कि तभी वहां पर एंट्री होती है सेकंड अंकल के वाइफ की और उन्होंने आते साथ ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से डोंगफेंग की जान बच जाती है, वरना ये अटैक उसको सीरियसली इंजर्ड कर देता। अभी तो इतनी बड़ी इंजरी से बाहर निकल कर आया था, उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है अगर यहाँ पर सेकंड अंकल की वाइफ नहीं आती तो। वो जो बच्ची थी वो अपनी माँ को सारी बात बता देती है कि मम्मी ये सारे डिसेबल और कोर डिसेबल ने मिलकर ना डोंगफेंग को परेशान करने की कोशिश की। वो सब मिलकर उनकी जान लेना चाहते थे, जबकि यहाँ पर डोंगफेंग की कोई गलती नहीं है। आप इनको छोड़ना नहीं, इनको सबक सिखाना। जो सुनकर तो सेकंड अंकल की वाइफ एकदम ज्यादा भड़क चुकी थी। वो उस कोर डिसेबल से कहती कि तुम तो कोर डिसेबल ना, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है? तुम सीधा आ गए डोंगफेंग को मारने के लिए। मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर डिसेबल के लिए बदला लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि तुम जानबूझकर आए थे ताकि डिसेबल के बहाने डोंगफेंग को मार सको। इसका हिसाब किताब ना अब महल के अंदर ही होगा। वहीं पर मास्टर जो है वो तुम्हारा हिसाब किताब लगाएंगे। जो तुमने आज गलती की है उसकी सजा तुम्हें वहीं पर मिलने वाली है। इसके बाद जितने भी वो डिसेबल थे उनको और कोर डिसेबल को सबको महल के अंदर लेकर आया जाता है, जहाँ पर सेकंड अंकल बैठे हुए थे और पूछ रहे थे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तो वो लोग कहने लग जाते हैं कि मास्टर हम लोग तो अपना आराम से माउंटेन के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन डोंगफेंग ने वहां पर आने के बाद हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की। उसने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया, उसने अपने पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमें इंजर्ड कर दिया। हम तो मरते मरते बचे हैं, बड़ी मुश्किल से हमने अपनी जान बचाई। तो ये सुनकर सेकंड अंकल कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर डोंगफेंग ने तुम्हें मारा होता ना और तुम्हारी जान लेने की कोशिश की होती तो तुम यहाँ पर अभी बेड से उठ नहीं पाते। और तुम अपने आप को देख रहे हो बड़े शान से चलते हुए, बिल्कुल एटीट्यूड के साथ यहाँ पर आकर खड़े हो। आखिर किस तरह की इंजरी तुम्हें हुई है डोंगफेंग के मारने से, जो तुम यहाँ पर इल्जाम लगा रहे हो कि डोंगफेंग ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की? तुम्हारे शरीर के ऊपर ना पाम अटैक के निशान है, ना ही स्वॉर्ड के इतने बड़े निशान है, जो कि साफ दर्शा रहा है कि छोटी बहस पे ही तुमने डोंगफेंग की जान लेने की कोशिश की होगी। सच कह रहा हूँ ना मैं। देखो मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि मेरा गुस्सा कितना ज्यादा खतरनाक है। झूठ बोलोगे तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। जो सुनकर वो तीनों के डिसेबल एकदम ज्यादा घबरा जाते हैं और डर के मारे वो सेकंड अंकल से कहना चाहते कि हाँ मास्टर गलती हो गई।
डोंगफेंग की कोई गलती नहीं है, वो तो आराम से अपना आया था, हम ही गए थे उसको परेशान करने के लिए। और जब बातों बातों में थोड़ा सा बहस बढ़ गई तो हमने यहाँ पर डोंगफेंग के ऊपर हमला कर दिया। हम पहले अटैक किए थे। प्लीज मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हमारी ये गलती है, हम आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे। इन्होंने तो अपनी गलती मान ली थी। इसके बाद बारी थी कोड डिसेबल की। तो मास्टर कोड डिसेबल से कहते कि बताओ तुमने आखिर डोंगफेंग को क्यों मारने की कोशिश की। तो कोड डिसेबल कहना चाहते कि देखिए मास्टर, जब मैं आया ना तो यहाँ पर डोंगफेंग इन तीनों के तीनों को मार रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ पर डोंगफेंग पागल हो गया, वो हमारे ही सेक्टर डिसेबल को मार रहा है, तो मैं इनको बचाने के लिए चला गया था ताकि वहां जाकर मैं डोंगफेंग को रोक सकूं और उसको सबक सिखा सकूं कि जो वो कर रहा है वो ठीक नहीं है। जो भी काम अगर झगड़े वाला भी है तो उसको महल के अंदर जाकर ही सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर बहसबाजी या झगड़ा लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। मैं तो बस वहाँ पर डोंगफेंग को समझाने के लिए गया था। तो ये सुनकर सेकंड अंकल कहने लग जाते कि तुझे क्या लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ जो तेरी बातों में आ जाऊँगा? मुझे दिखाई नहीं देता कि डोंगफेंग को कितनी चोटें लगी हैं। तूने यहाँ पर जो अटैक किया ना डोंगफेंग के ऊपर, उसकी वजह से उसकी जान तक जा सकती थी, जिससे साफ पता चलता है कि तू यहाँ पर डोंगफेंग का झगड़ा रुकाने नहीं बल्कि डोंगफेंग की जान लेने के लिए गया था। आखिर तुझे यहाँ पर इस चीज का हक किसने दिया? तू यहाँ का कोई बड़ा एल्डर नहीं है, तू यहाँ के कानून का रखवाला नहीं है जो किसी के भी झगड़े को रोकने के लिए तू जाएगा और बीच में किसी की भी मौत की सजा सुना देगा। तेरा तो हिसाब किताब अलग से लेना पड़ेगा। उस कोड डिसेबल की फटकर हाथ में आ चुकी थी कि भाई साहब लगता है कि मैं यहाँ पर बुरा फंस गया, मास्टर मुझे नहीं छोड़ने वाले। वो सेकंड अंकल जो थे वो कहने लग जाते हैं देख कोड डिसेबल, तुझे पता है तूने यहाँ पर ना वो जो तालिस्मान का इस्तेमाल किया है, वो तालिस्मान तेरे पास कहाँ से आया था? वो था इमॉर्टल अलायंस का, जो कि तेरे ग्रैंडपा ने तुझे दिया था। लेकिन अभी तुझे पता है कि हम यहाँ पर इमॉर्टल अलायंस से दुश्मनी कर रहे हैं। हमें इमॉर्टल अलायंस की कोई चीज नहीं चाहिए, हम उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। तो आखिर तूने उस तालिस्मान का इस्तेमाल क्यों किया, वो भी डोंगफेंग के ऊपर, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। तू यहाँ पर डोंगफेंग की जान लेना चाह रहा था। आखिर तेरे अंदर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आया डोंगफेंग को लेकर? साफ साफ बताएगा कि आखिर डोंगफेंग ने तेरा बिगाड़ा क्या है, क्यों यहाँ पर तू उससे उतनी नफरत करता है? और बाकी सारे डिसेबल भी, तुम सब डोंगफेंग से क्यों नफरत करते हो? मुझे इसका जवाब चाहिए। ना डोंगफेंग ने तुम लोगों के साथ झगड़ा किया है, ना कभी तुम्हें परेशान करने की कोशिश की, तब भी तुम यहाँ पर उसको परेशान क्यों करते हो? तो ये सुनकर वो जो कोड डिसेबल था वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहने लग जाता है सेकंड अंकल से कि देखिए मास्टर, डोंगफेंग ना एक डीमन है, उसके पास डिमोनिक दाव बॉडी है जो कि आगे चलकर खतरा हो सकता है। तो मुझे लगा कि अगर हम इसको ऐसा ही अपनी मनमानी करने देते हैं ना, तो बाद में चलकर ये इसी चीज का बढ़ावा ले लेगा और ऐसे ही अपने डिसेबल वगैरह को मारने की कोशिश करेगा, जो भी उसके खिलाफ कुछ भी क्यों ना कह दे। इसलिए ये चीज मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी। और उसी के साथ साथ जब से वो हमारे सेक्ट में आया है ना, सारे मास्टर का, सारे एल्डर वगैरह का ध्यान उसी के ऊपर चला गया, बाकी कोई दूसरे के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा। इसी वजह से मुझे गुस्सा आया और मुझे जलन होने लग गई उस डोंगफेंग को लेकर। इस वजह से मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की। मैं अपनी गलती मानता हूँ कि हाँ मेरी गलती थी और मैंने डोंगफेंग को मारने का ट्राई किया। ये सुनकर सेकंड अंकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो वहाँ पर कहने लग जाते हैं कि तुम लोगों ने अपनी अपनी गलती तो मानी है, अब बारी है तुम्हें सजा देने की। मैं तुम्हें सजा देता हूँ कि तुम्हें खदान के अंदर जाना है और पूरा 6 महीने तक के खदान के अंदर रहकर वहाँ की खुदाई करनी है। किसी ने भी मेरी पनिशमेंट से इनकार किया और कुछ भी गलती करने की कोशिश की तो मैं उसी टाइम जाकर उसकी पूरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करूंगा और हमेशा के लिए बाहर निकाल कर फेंक दूंगा इस सेट से। उसके बाद वो कभी भी इस सेट का मुंह नहीं देख पाएगा। आज से मैं यहाँ पर रूल पास कर रहा हूँ कि अगर किसी ने भी डोंगफेंग के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की, कुछ भी कहने की कोशिश की, तो उसकी सजा इन तीनों से भी ज्यादा बुरी होगी। इसलिए कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर अपनी पनिशमेंट मारने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, वरना मास्टर यहीं पर उनकी लाशें बिछाते थे। इसके बाद वो जो मास्टर थे वो डोंगफेंग के पास आकर कहने लग जाते कि डोंगफेंग मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि मैं तुम्हारा नाम बदल दूं, तुम्हें एक नई आइडेंटिटी दूं तो तुम यहाँ पर सुकून से रह पाओगे, बाहर का कोई भी दुश्मन तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन अब पता चल रहा है कि बाहर के ही दुश्मन नहीं बल्कि सेट के अंदर भी तुम्हारे कई सारे दुश्मन बन चुके हैं। माफ करना कि मैं तुम्हें यहाँ पर इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाया और मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। तो डोंगफेंग कहता है कि नहीं मास्टर, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने जो किया वो बहुत सही था। इन सारी चीजों के लिए आप खुद को इसका जिम्मेदार मत मानिए, आपकी कोई गलती नहीं है। तो मास्टर कहते हैं कि देखो सिचुएशन को देखते हुए तुम्हें पता ही होगा कि मैं हर टाइम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें कल्टीवेशन बढ़ाने में तो हेल्प कर सकता हूँ ना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास चीज़ों का बंदोबस्त किया है जो तुम्हारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के काम आएगी। उम्मीद है कि तुम इसका इस्तेमाल करोगे, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओगे और आगे जितने भी इस तरह की सिचुएशन आती है ना, उसमें तुम डट कर मुकाबला करोगे दुश्मनों का, ताकि उनको उनकी औकात दिखा सको।
तो ये सुनकर डोंगफेंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।